लाता है जवाब, फिर उसका यही मसला। कैसर खान आप बन जाओ यार सियार, वो बिजी है थोड़ा, हॉस्टल चला रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने देखा है वीडियो लेक्चर? यस सर। मैंने आप लोगों को टाइम दिया था 1 घंटे का, देखा है? कुछ समझ आई है उसमें से? कितने लोगों ने देखा है? हमजा जाहिद। हमजा जाहिद अपना माइक ओपन करें। हमजा अबरार। यस सर। बताओ मुझे क्या समझ आई है, क्या देखा आज लेक्चर में? सर आज लेक्चर में सर वो डीसी वोल्टेज जो हमने मेजर करनी है सर, वो किस तरह से वो बताया आपने। अच्छा। और सर वो एक वो पिछले मतलब लैब का था, वो थोड़ा बहुत आपने उसका बताया था, वो आर्क वगैरह जो थी उसका। डीसी का आपने यही बताया था कि हमने जो है वो जो मतलब जिस तरह हम आम जिस तरह सर जो नॉर्मल वोल्टेज होता है मतलब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सर उस तरह से मेजर करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि सर हम जो है उसमें जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जिस तरह होती है एक डायोड के थ्रू करते हैं एसी को डीसी में चेंज। यहाँ सर दो डायोड जो होते हैं वो सर यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा। यस सर। अली बशीर। सर ये कौन सी लिंक से सर जी ज्वाइन हुई अली है सर? बशीर माइक ओपन करें। कौन सी क्लास वाले में से? हाई वोल्टेज। सर उसके ऊपर जो लिंक पड़ा है वो तो मैंने 3 4 दफा कनेक्ट करके देखा, नहीं हुआ सर। वहां से तो कह रहा था कोई आया नहीं है क्लास में यहाँ पे। ये हाई वोल्टेज से ही लिंक मैंने ओपन किया है। ठीक है, आप अब ज्वाइन हो गया ना, तो ग्रुप में शेयर कर दे लिंक। सर ग्रुप से ही रिफ्रेश अभी कर आया लिया है। करें ना, लिंक रिफ्रेश कर लिया करें जब भी मीटिंग ज्वाइन करनी होती है। मैं भी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले लिंक को रिन्यू कर देता हूँ, वरना मीटिंग की कंट्रोल की ऑप्शंस नहीं शो होती मुझे, तो सर ये मुझे हर रिफ्रेश दफ़ा कैसे लिंक होता है रिन्यू सर? करना पड़ता है। वो मैंने करना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टैब को रिफ्रेश करना है। ठीक है ठीक है। आप टैब रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास न्यू लिंक डिस्प्ले में आ जाएगा, फिर आप उसके थ्रू ज्वाइन करेंगे। पुराना जो लिंक है वो तो एक्सपायर हो जाता है जब मैं रिफ्रेश करता हूँ। सही है सर। अच्छा, सबसे आपकी क्लास में सीनियर कौन है, वो जिसकी वजह से आपकी क्लास का उसका क्लैश आ रहा है जिसका? नुमान एजाज। नुमान एजाज अपना माइक अनम्यूट करें।
अगर आप लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं करते तो मैं आप लोग को किक कर दूंगा मीटिंग में से। नुमान, राजा हसन, राजा हसन अब्दुल्ला, मोहम्मद जुबैर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वीडियो लेक्चर देखा? सर क्या हाल चाल है? हाल हेलो चाल ठीक है। मुझे ये बताओ, वीडियो लेक्चर देखा आपने? सर जी, बात सुने उस दिन भी सर, लास्ट वेडनेसडे को आप मैंने आपको कहा था कि वो लैब्स का मंडे को कहा था, वेडनेसडे को लैब का मैंने पूछा था। तो अभी मुझे पता चला है कि लैब स्वैप हो गया। लास्ट वेडनेसडे को लैब मैंने नहीं ली थी सर, पता ही नहीं था। तो अभी सुबह मैंने लड़के से पूछा, कह रहा है कि लैब स्वैप हो गया है। जो नेटवर्क की थी कंप्यूटर की, वो वेडनेसडे को चली गई, ये दूसरी मंडे को आ गई है। तो मैंने अभी ज्वाइन किया, लेट भी ज्वाइन किया मैंने। तो अभी मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का। चलो ठीक है, लेकिन वीडियो लेक्चर आपने तो देखा होगा ना? वीडियो लेक्चर का तो नहीं मैसेज सर, मिला पता होगा ही नहीं आपको। था सर। मैं समझ रहा था कि सर वेडनेसडे को होगी, इसलिए नहीं देखा सर। अच्छा। जी एक तो आपका जो सी आर है ना, सी आर आपका बहुत ढीला है, अभी भी वो सोया हुआ है। सर जी, अब क्या कह सकते हैं, कोई और बनता भी नहीं, वो एक बंदा है कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, बहरहाल आपकी क्लास में एक सीनियर है जो सी आर कह रहा था कि उसका क्लैश आ रहा है, तो वो सीनियर कौन है? वो जुनेद अली डोगर तो नहीं है सीनियर? सर शायद वो ही हो, क्योंकि एक सीनियर है। क्योंकि जिस वक्त मैं आया था यूनिवर्सिटी, एक लड़का था कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। अब पता नहीं वो कौन है, उसको मुझे नाम नहीं पता। ग्लासेस वाला है? फाज सिद्दीकी नहीं है, ग्लासेस वाला एक लड़का था, फाज सिद्दीकी मुझे शायद लग रहा है, फाज सिद्दीकी नाम है उसका। अच्छा, बहरहाल चलें, छोड़ें उसको, बाद में देखते हैं। बस इतने ही लोग हैं आज आज और कोई नहीं आने वाला ऑनलाइन। सर जी, ये पता ही नहीं था किसी को। मैं खुद अभी, मैं सुबह से मैं कह रहा था पता नहीं लैब होगी, क्योंकि मैं सर कंप्यूटर नेटवर्क मैंने नहीं उठाया हुआ। तो मुझे अभी एक लड़के ने बताया कि आज दूसरी लैब होगी, सर HPC की। मुझे आइडिया नहीं था कि आज होगी सर, तो इसलिए कल से लड़की नहीं आई। यार, आपका सी आर की गलती है ना, मैंने तो मैसेज सी आर को कन्वे करना है, तो सी आर अब आगे फॉरवर्ड नहीं करता, तो अब सर मैं ये सर हमें कोई सुबह कोई कोई में बात मैसेज तो नहीं एक मिला। नहीं, सीआर की छोटी गलती से सर वो पूरी क्लास को उधर तकलीफ आप पहुंची। लोग अब आज सुबह भी मैंने सी आर को मैसेज किए हैं कि 8:30 के बजाय आपकी जो इंटरेक्टिव सेशन है वो 10 बजे होगा, या फिर बाद में दोबारा चेंज करके 10:15 भी मैंने किया, और सर जी क्योंकि हमें मैंने कोई मैसेज नहीं जो मिला लैब सीआर का की। डेमो था वो अपलोड नहीं किया था। आपका सी आर मैसेज देखे तो आप फॉरवर्ड करें ना, वो तो ऑनलाइन ही नहीं है, वो तो सर कुछ किसी और और को है, बना दे उसको सर, मैंने जो कॉल्स भी बता किए दे हैं, वो टाइम। कॉल पिक नहीं कर रहा। सर अली सर बशीर को बना दे, वो टाइम पे आपकी बता क्लास दे। में भी सर जिशान को किसी ने बना लास्ट वो दें टाइम नहीं यार, बोला मेरे था, पास नहीं रहा है। किसी ने लास्ट टाइम बोला था कि फैसल खान बनेगा। लास्ट टाइम सर किसी ने जी बोला अली था आ कि गया, अली को बता दे सर, ये पूरी टाइम पे क्लास के बता ग्रुप दे। बना देते हैं। मेरी बात तो सुन लो। जी सर, बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी एक लड़के ने बोला था कि पूरी क्लास का ग्रुप बना लेते हैं, तो मैं उसमें आप अपनी पूरी क्लास को ऐड करें, मैं डायरेक्टली उसमें मैसेज भेज दूंगा, फिर हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ज्वाइन करे ना करे वो उसकी सरदर्दी होगी। आप लोग ग्रुप बना दें, सी आर को दरमियान में से निकालें। अली ग्रुप बना दो यार आप ही। सही एट सर। थर्टी पे आप लोगों का लेक्चर होना है, अब वो चाहे कंप्यूटर नेटवर्क का हो चाहे वो हाई वोल्टेज का हो, आपने तो ऑनलाइन होना है। जो लोग कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पढ़ रहे वो उनकी तो अलग सिनेरियो है, लेकिन जो लोग दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने तो दोनों के लिए ऑनलाइन होना है आज 8:30 पर। वो हाई वोल्टेज के लिए ऑनलाइन नहीं है तो उसका मतलब है कि वो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी ऑनलाइन नहीं है, वो या तो सो रहे हैं या वो लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहते। सर आप अपना सेल नंबर भेज दे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएं,
उसमें मुझे ऐड करें, मुझे एडमिन कर दें और उसकी सेटिंग ये कर दें कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस। ठीक है सर। सर आपने नंबर सेंड कर दिया। या से ले लेना नंबर, या मुझे आप अपना नंबर सेंड करो ना, मैं आपको डायरेक्टली भेज देता हूँ, मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। ठीक है सर, मैं मैसेज करूँ। आप अली, मुझे मैं आपको मैसेज टेक्स्ट भेजना, कर देता मैं हूँ, आपको फिर का फॉरवर्ड नंबर करता है हूँ। मेरे पास। ठीक है, मुझे फॉलो करो। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं अभी, इनमें से जैन अंसर, अपना माइक अनम्यूट करें ज़रा, पता चले ऑनलाइन बैठे हैं कि नहीं। हाँ जी सर। हेलो वीडियो लेक्चर देखें? सर, आवाज़ आ रही है मेरी? बताओ। आ रही है, बताओ, वीडियो लेक्चर देखा है आपने? नहीं सर, देखा नहीं है सर। मैं अभी अभी उठा हूँ सर, वो पता ही नहीं था सर। मतलब आप भी अपने सुकून से नींद पूरी करके जाग रहे हैं, आपको टेंशन ही नहीं है कि सुबह हाई वोल्टेज, बेशक हाई वोल्टेज का ना होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का होता है, तब भी आप सो रहे होते हैं। बस सर ये आज आज उठ नहीं सका सर, बस थोड़ी गलती हो गई। इंशाल्लाह चलो, अगली बार नहीं जो होगी। एक्सपेरिमेंट वाली जो वीडियो है वो तो आज अपलोड हुई है, जो थ्योरेटिकल वीडियो थी वो तो 2 दिन पहले अपलोड हुई थी, वो देखिए। नहीं सर, वो भी नहीं देखी सर मैं। बस ठीक है, आज जो जिन लोगों ने आज लेक्चर नहीं देखा, आज उनकी एब्सेंट मार्क हो रही है, आपकी भी एब्सेंट लग गई है। साद हसन, आपने देखा है वीडियो लेक्चर? हेलो। नहीं सर, नहीं देखा। जी, क्यों, आपने क्यों देखा? सर ऑलरेडी वो देखे हुए थे, लेकिन ये वाले लास्ट टू नहीं देखे। अभी वाला भी नहीं देखा, और इस वाला नेक्स्ट अभी मैं देख लेता हूँ। क्या फ़ायदा, अब तो एक्शन लग अच्छा, गई है। पिछले ओके, कोई बात नहीं, खैर। पिछले लेक्चर में क्या देखा वो बता दो। सॉरी जो पिछला लेक्चर था लैब लैब नंबर 1 का, उसमें क्या देखा है वो बताओ। सर, यूज ऑफ मीगर तक देखा था। उससे पहले ये जो कैपेसिटेंस आप मेजर कर रहे थे, वो लास्ट जो आपने बताया था, रेजिस्टेंस वाला मेथड एंड कैपेसिटेंस वाला मेथड, वहां तक मैंने देखी हुई हैं चीजें। उस मेथड से हम क्या मेजर कर रहे थे? सर वो हेलो सर, वोल्टेज डिवाइडर मेथड जो अप्लाई किया था, वहां तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, नुमान परवेज, यस सर। बताएं, लेक्चर में देखा है क्या, कुछ देखा है लेक्चर में? सर अभी नहीं देखा सर नेक्स्ट। तो यार, आप लोगों को सुबह 1.5 घंटे का टाइम मैंने दिया था, तो आप लोग क्या करते थे? सुबह 8:30 से लेके साढ़े 10:15 बजे तक आप लोग फिर क्या करते रहे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो? बताएं मुझे इसका जवाब फिर, नहीं तो एबसेंट लग रही है। सर सो रहे थे, जो एक्चुअली जो बात है सर। क्यों सो रहे थे? लैब का टाइम आपको नहीं पता? लैब का टाइम है। वो सर मोबाइल अलार्म पे लगाया हुआ था, लेकिन समझ ही नहीं आई थी सर कि अलार्म कब बजा सर, इसलिए सॉरी सर। तुमने भी नहीं देखा फैसल? सर मैंने थोड़ा देखा है सर, मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा, थोड़ा सा मैंने स्टार्ट में देखा है, और उसके बाद जो है ना वो मतलब लेट टाइम था ना, तो इस वजह से अभी अभी जब उठा हूँ तो मैंने देखा है थोड़ा सा सर, जिसमें आपने बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जनरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट वोल्टेजेस जो आपने बताए थे सर, वो मैंने स्टार्ट में देखा है सर। बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे ही करेंगे कि लेक्चर में अपलोड किया करूँगा, और चाहे वो 1 दिन पहले करूँ, चाहे 2 दिन पहले करूँ, चाहे जिस दिन लैब है उसी दिन अपलोड करूँ। आप लोगों के पास 1.5 घंटे का टाइम होगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो होगी भी नहीं, मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो होती है, तो सर डेढ़ अगर आप घंटे का एक आप लोगों के पास टाइम होगा।
सर जिस सपोज मतलब कि आज लैब है तो सर अगर अब रात को अपलोड करें तो बेस्ट नहीं होगा सर? रात को हम आराम से बैठ के देख लिया करेंगे। यार जो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, वो भी नहीं देखा लोगों ने। तो वो 2 दिन पहले करूँ या उसी दिन अपलोड करूँ, उसका क्या मकसद रह जाता है फिर जब आपने देखना ही नहीं है। अभी आधी क्लास में तो लैब 1 की भी नहीं देखी होगी वीडियो अभी तक, उसको तो 1 हफ्ता गुजर गया। बस आइंदा से यही करेंगे कि आप लोगों को मैं 1.5 घंटे का टाइम दूंगा, 3 घंटे की लैब है तो इंटरेक्टिव सेशन 1 घंटे का लेके आप लोग 2 घंटे वेलियां मारते हैं तो उस 8:30 आपकी लैब शुरू होती है, तो 8:30 से 10 बजे तक आपके पास टाइम होगा, आप उसमें लेक्चर देखें और 10 बजे हम इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी करूँगा। क्वेश्चनिंग मुझे पता चल जाएगा किसने लेक्चर देखा किसने नहीं देखा। 1 घंटे का आपका वो पूरा लेक्चर प्लस डेमो होगा, तो 1.5 घंटे का टाइम इनफ है उसको देखने के लिए, अगर आप उसको रिपीट करके भी देखते हैं बार बार। और कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं वो कम अज़ कम 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपलोड करूँ, लेकिन फिर भी 1.5 घंटे का टाइम आपके पास होगा कि लैब से पहले, ड्यूरिंग लैब इंटरेक्टिव सेशन से पहले कि आप लोग उसको देखें। और फिर भी अगर किसी ने मुझे ये कहा कि सर लेक्चर नहीं देखा, मैं सो रहा था या कुछ फलां मसला था कुछ और मसला था, तो मैं डायरेक्टली उसकी एब्सेंट भी मार्क कर दूंगा और उस लैब की परफॉर्मेंस ही जीरो हो जाएगी आपकी। ओके सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। अब इंटरेक्टिव सेशन में क्या डिस्कशन करें, आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। सर बाकी ये क्लास में एक्सपेरिमेंट तो 2 का मुझे बता ज्वाइन दें भी सर नहीं किया थोड़ा मैंने। सा। सर जिसमें वोल्टेज डबल डबल हो रही है, जिसमें डायोड 2 लगे हुए हैं और 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसकी समझ नहीं आई सर कि उसमें हो क्या रहा है। समझा देता हूँ मैं सर्किट उसका समझा देता हूँ आपको। सर वो पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट करें और फिर उस तरह पे ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने सीआर को मैसेज देना है कि उसकी तो 2 लैब की मैंने एब्सेंट लगाई है। ठीक है सर। अच्छा, जो वोल्टेज डबलर सर्किट है, ग्रेनिशर वोल्टेज डबलर, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। सर जो जी इसमें आप लेफ्ट थोड़ा साइड सा वाला जो माइक अपना सर्किट है ठीक ये कर लें सर जी। माइक का थोड़ा इशू है आपका सर। अब बताओ, आप क्लियर आ रही है बात? सर तो आ रही है सर, लेकिन बहुत स्लो आ रही है थोड़ी। चलो ओके। आप बताएं, आवाज़ आ रही है मुझे क्लियर? जी सर बिल्कुल अब आ रही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो वोल्टेज डबलर सर्किट है इसकी डायग्राम मैंने यहाँ शो कर रहा हूँ आपको। लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है ये ग्रेनिशर वोल्टेज डबलर इसका नाम है, यही हमने लैब में कवर किया है। इसमें हो क्या रहा है, जो इनपुट साइड पर वोल्टेज है ये बेसिकली आपकी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है, मींस कि किलो वोल्ट्स में आप वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, साइनोसाइडल वोल्टेज होगी। इसको आपने एक तो रेक्टिफाई करना है, दूसरा इसकी वैल्यू को डबल करना है। अब नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में तो आपके पास सिंपल एक डायोड होगा इसके सीरीज में, और आगे आप एक स्मूथिंग कैपेसिटर लगा देंगे, जैसे यहाँ पे D2 और C2, ये दोनों नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में आपको नजर आएंगे। लेकिन हमने वोल्टेज डबलर बनाना है,
तो करना क्या है कि हमने पहले एनर्जी को स्टोर करना है और फिर उसको लोड की तरफ ट्रांसफ़र करना है। जो हम एनर्जी स्टोर करेंगे वो आपके पास कैपेसिटर C1 में स्टोर होगी, और जब अगले साइकिल में C1 की ऊपर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो उसके ऊपर जो वोल्टेज C1 के ऊपर स्टोर्ड है वो, और प्लस सेकेंडरी की वोल्टेज, दोनों एड अप होके आपको लोड पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगी वो डबल होकर मिलेगी। तो पहले हम पहले किस को चार्ज करेंगे? पहले ये होगा कि पहले आपका कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। C1 जब चार्ज हो जाएगा उसके बाद अगले साइकिल में C1 की वोल्टेज प्लस सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेस एड अप हो जाएंगे, और आपके पास आउटपुट पे C2 जहाँ पे लगा हुआ है V आउट, वहां पर आपको 2 टाइम्स वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज ऑफ C1 प्लस वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ये दोनों एड अप होके मिलेंगे। अब जो कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग का फिनोमेना है, वो कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा, और कैपेसिटर में डिस्चार्ज कब होना है, जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगा। वो इसलिए कि जब आपके पास पॉजिटिव इनिशियल कंडीशंस पे अगर देखें तो कैपेसिटर डिस्चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो कैपेसिटर C1 से आपकी वेव एज इट इज पास आउट हो जाएगी आगे, और डायोड D1 रिवर्स बायस होगा, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा, और कैपेसिटर C2 पर आपको डीसी वेवफॉर्म मिलेगी, सिंपल रेक्टिफिकेशन होगी, क्योंकि C1 जो कैपेसिटर ये एज इट इज आपको फॉरवर्ड कर देगा, वेव साइनोसाइडल है ना, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आता है, इनपुट वोल्टेज जब पीक वैल्यू से होकर ड्रॉप करेगी, जीरो पर आएगी, तो कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज हो जाएगा, वापस जीरो पर आ जाएगा, और नेगेटिव साइकिल जब स्टार्ट होगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा। अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है तो अब जो करंट का पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लूप में बन रहा है। आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है कैपेसिटर C1 और डायोड D1, इन तीनों आइटम्स का एक लूप बन रहा है। इसके अलावा आगे डायोड D2 जो है वो C1 चार्ज रिवर्स होगा? बायस है। C1 नेगेटिव साइकिल के केस में चार्ज होने लग जाएगा, पॉजिटिव के केस में भी चार्ज हो रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में चार्ज नहीं हुआ था, पॉजिटिव में भी चार्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो पॉजिटिव की पीक जीरो पर आई थी तो C1 वापस डिस्चार्ज हो गया था, उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी, और जब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो अब वो रिवर्स पोलैरिटी के साथ चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटर ने रिवर्स पोलैरिटी के साथ चार्ज होना है, बस फर्क ही अब क्या है कि नेगेटिव साइकिल के केस में डायोड D2 रिवर्स बायस है, पॉजिटिव साइकिल के केस में डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में था। अब होगा क्या कि जब नेगेटिव साइकिल पूरा गुजर जाएगा, वापस वैल्यू जीरो पर आएगी, तो D2 रिवर्स बायस में था, कैपेसिटर C1 फुली चार्ज हो चुका है, अब दोबारा नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होना है, लेकिन कैपेसिटर C1 फुली चार्ज कंडीशन में था, इसके पास डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं था, तो कैपेसिटर C1 ने अपनी वो वैल्यू रिटेन रखी है। इसके कैपेसिटर C1 के राइट साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी। अब होगा क्या कि जब नेगेटिव साइकिल गुजरने के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल दोबारा आएगा, तो C1 के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी सेकेंडरी साइड की आ रही है, सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर की वजह से आ रही है। तो अब ये एक सीरीज कनेक्शन बन गया, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर और C1 के ऊपर जो वोल्टेज है, ये दोनों अब आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के सीरीज कनेक्शन में आ गए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की वोल्टेजेस एड अप हो जाएंगी। इस कंडीशन में अब आपका डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो आउटपुट वोल्टेज जो C2 पर आपको मिलेगी, C2 स्मूथिंग कैपेसिटर है, इस पर जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो Vin प्लस C1, दोनों वोल्टेजेस एड अप होकर मिलेंगी। अब ये काम स्टेप्स सर में ये होता है। जी सर जी, ये एक स्टूडेंट है सर, हारिस अब्बास सर, उसने ज्वाइन की हुई थी मीटिंग, कहता है यार लाइट चलेगी, सर को बोलना कि 11 बजे तक अगर आ गई तो मैं ज्वाइन कर लूंगा सर। अच्छा ठीक है, उसको कहना ज्वाइन कर ले बाद में। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया सर। राजा हसन अब्दुल्ला, अभी ज्वाइन किया आपने, माइक खोलें अपना। जी सर, पहले ज्वाइन किया था लेकिन वो लेफ्ट हो गई थी स्टूडेंट मेल से, लेकिन उससे ज्वाइन नहीं हो रही, फिर इससे अपनी मेल से की है। लेफ्ट नहीं हुई, मैंने आपको खुद निकाला था, आप माइक आप ज्वाइन करके चले गए थे, छोड़ गए थे, मैं आपको सर कह रहा आवाज़ था नहीं आ माइक। रही थी उसमें। आप ऑनलाइन बैठे थे?
ये सर मैं ऑनलाइन था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही सर, इसलिए अभी मैंने वो अब्दुल्ला बुखारी से और यूज़र दोनों से उनसे मैंने लिंक मंगवाया, दोबारा वो ज्वाइन नहीं हो रहा था उससे, इसलिए अभी से किया ज्वाइन मैंने। अच्छा चलें ठीक है। सर जी ये स्पार्किंग वाले का बता दें सर। स्पार्किंग भी मैं बता देता हूँ, रुक ठहरें। अच्छा मैं सर्किट एक्सप्लेन कर रहा था आपको, वोल्टेज डबलर का मैं बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर। सर मैंने ग्रुप बना दिया, उसका एडमिन भी आपको मैं चेक कर लें। ठीक है, मैं वो फ्री होकर चेक करता हूँ पहले मैं। और अगर कोई रह गया तो वो मुझे मैसेज करके बता दे कि मैं उसको भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, आप भी एडमिन रहे, मुझे भी एडमिन कर दें। और ठीक है जो सर। एसएमएस जो सेंड करना है वो सिर्फ मैसेजेस की ऑप्शन सिर्फ मेरे पास हो जाए या आपके पास भी तो हो सर जाए, मैंने सेटिंग कर दी है। ताकि कोई और बंदा एसएमएस नहीं सेंड कर सके। ठीक है सर, सीनियर है वो, मुझे नंबर मैंने सेंड कर दिया, बता दो मुझे। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। हाँ अब ठीक है। अच्छा, आपके पास जो सर्किट है, सबसे पहले तो प्राइमरी वोल्टेज है आपके पास और फिर सेकेंडरी वोल्टेज है, दोनों साइनोसाइडल है। ठीक है, सेकेंडरी के बाद एक कैपेसिटर है C1 और कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक डायोड लगा हुआ है और इसी तरह वर्टिकल ब्रांच में एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को D1 कह रहे हैं, इसको D2 कह रहे हैं और D2 के आउटपुट पर कैपेसिटर C2 लगा हुआ है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना बोर्ड? यस सर। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल में जब इनपुट वोल्टेज जीरो थी, इनिशियल आपने जीरो से स्टार्ट किया और ये राइज करती जा रही है, वोल्टेज पीक वैल्यू तक जा रही है। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर C1 है, इसकी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी है और राइट साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी है। ठीक है, और इसके बाद होगा क्या, इसकी जब पीक वैल्यू तक पहुंचेगा तो कैपेसिटर C1 मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो चुका है और इसने फिर डिस्चार्ज होना है, क्योंकि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप करती जा रही है वापस 0 वोल्ट तक। तो जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसके पास एक पाथ अवेलेबल है डिस्चार्जिंग का, वो इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये अगर आपने यहाँ लोड लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। C2 डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास लोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ लोड की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो DC वैल्यू फ्लो करेगी। अब
सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा सर। क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको? सर ये पता नहीं मेरा कनेक्शन का इशू है कि पता नहीं क्या है, मुझे तो सिर्फ यही सर बोर्ड तो नहीं नजर आ रहा है, ये वेबसाइट खुली हुई है पोर्टी डब्ल्यू की। अच्छा, मैं आप लोगों को बोर्ड दूसरी लैपटॉप से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जहाँ पे है वहाँ पे जाके उसे पिन पे क्लिक करो तो सर का स्क्रीन आ जाएगी आगे। हाँ वो नीचे बोर्ड है नीचे करके। या सर पेज पे समझा दें अगर तो। अच्छा, अब देखिए ज़रा, मैंने डायग्राम ओपन कर लिया अपने सामने और इस पर मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो इस केस में, पॉजिटिव साइकिल के केस में आपके जो करंट का पाथ बन रहा है वो कैपेसिटर C1, डायोड D2 और कैपेसिटर C2, ये वाला लूप बन रहा है पॉजिटिव साइकिल के केस में। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में आपका कैपेसिटर C1 चार्ज हो रहा है, D2 से रेक्टिफिकेशन हो रही है और स्मूथिंग कैपेसिटर से आपको स्मूथ आउट होके DC मिल रही है। ये वाला प्रोसेस आपके पास सिंपल केस है रेक्टिफिकेशन का। चेंज कब आएगा? जब आपका नेगेटिव साइकिल फ्लो करेगा। नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होना है? जो आपके पास कैपेसिटर C1 है उसने चार्ज होना है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट ने फ्लो करना है डायोड D1, कैपेसिटर C1 और रिवर्स आपकी वाइंडिंग में। अब इसमें होगा ये कि कैपेसिटर C1 ने चार्ज होना है और इसकी पोलैरिटी ये वाली आएगी जैसे अभी दिखाई हुई है, राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। इस केस में डायोड D2 आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होगा क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी हो रही है, और जो पहले वाला केस था उसमें डायोड D2 फॉरवर्ड बायस था और डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में था। यूँ समझ लें कि डायोड D1 शॉर्ट हो गया तो डायोड D2 की इनपुट साइड पर आपको क्या मिल रही है? हाई ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो ये लो पोटेंशियल है और जो कैपेसिटर की जो अपोजिट साइड है वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक, डायोड D1 कनेक्ट कर रहा होगा, डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में होगा। इस कंडीशन में कैपेसिटर C1 में वोल्टेज जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अगला जो साइकिल आएगा उसमें क्या होगा? कैपेसिटर C1 के ऊपर तो चार्ज स्टोर हुआ पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी वाइंडिंग है सेकेंडरी की उसमें भी सेम वही पोटेंशियल है जो कि आपकी कैपेसिटर C1 में मौजूद है। ये दोनों अब सीरीज कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो वाइंडिंग की वोल्टेज प्लस C1 कैपेसिटर की वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेस ऐड अप हो जाएंगे और ऐड अप होने के बाद ये रेक्टिफाई होंगे और रेक्टिफाई होने के बाद दोबारा आपके पास जो लोड कनेक्टेड है, जो स्मूथिंग कैपेसिटर कनेक्टेड है, वहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगी। दोनों वोल्टेजेस ऐड अप होकर मिलेंगी। तो ये वोल्टेज आपको क्या कितनी मिलेगी? अगर हमने 10 किलो वोल्ट्स जनरेट किए हुए सेकेंडरी साइड पर और कैपेसिटर C1 भी ऑलमोस्ट 10 किलो वोल्ट्स के करीब आपके पास स्टोर करेगा और दोनों ऐड अप होकर 20 किलो वोल्ट्स बन जाएंगे और ये रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद आपको लोड पर वैल्यू मिल जाएगी। सर्किट की कुछ समझ आई है? यस सर आ गई है। यस सर। कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर C1 ने चार्ज होना है, उसके बाद पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर C1 की वैल्यू प्लस सेकेंडरी वोल्टेज, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे।
एडअप होने के बाद इन्होंने रेक्टिफाई होना है, और रेक्टिफाई होने के बाद स्मूथिंग होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लोड के साथ। ये तो हो गया वोल्टेज डबलर। सर नेगेटिव वैल्यू जब वो सर पीक वैल्यू तक जाएगा उसके बाद वो डिस्चार्ज नहीं होगा सर नेगेटिव साइकिल में? नहीं, C1 नेगेटिव वैल्यू जब पीक वैल्यू तक जाएगा उसके बाद ज़ीरो तक आने में, क्योंकि डायोड D1 तो शॉर्ट कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कि D2 के इनपुट साइड जो है वो क्या है, ज़ीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, यस सर। D2 की इनपुट जो है, इसका जो एनोड है ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है, तो D2 कंडक्ट नहीं करेगा। C2 आगे कैपेसिटर है वो चार्ज कंडीशन में है, तो D2 की कैथोड हायर पोटेंशियल पे है और एनोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो D2 रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये तो हमने सर्किट देखा कि वोल्टेज को डबल करने, इसके बगैर भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ये बस एक एडिशनल सर्किट था। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था कि हमने पहले डीसी वोल्टेज जनरेट करने हैं, वो हमने कर लिए। कैसे किए, हमने रेक्टिफिकेशन कर ली। उसका सर्किट सिंपल था, जैसे हम लो वोल्टेज पावर सप्लाईज में बनाते हैं, वही सेम वही सर्किट है। अब सेकंड सर्किट हमने देखा जिसमें हमने वोल्टेज को डबल करना सीखा। वोल्टेज को डबल करने के लिए ये वाला हमने सर्किट स्पेसिफिक हमने बना लिया। इसमें हम मल्टी स्टेज भी बना सकते हैं, वोल्टेज डबलर 2 स्टेज 3 स्टेज भी बन जाता है, 4 स्टेज भी बन जाता है। वो हर एक स्टेज में फिर क्या होगा, हर एक स्टेज में वोल्टेज इन पहली स्टेज के डबल हो जाएगी। मीन्स कि 2 स्टेज में आपको ये वाला सर्किट आपको 2 टाइम्स वोल्टेज दे रहा है, तो 2 स्टेज में इसके डबल वोल्टेज मिलेगी, मीन्स कि उसमें आपको 4 टाइम्स वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह 3 स्टेज में आपको उससे भी ज़्यादा डबल वोल्टेज मिलेंगे, 8 टाइम्स वोल्टेज मिलेंगे। आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डबल होता जाएगा हर केस में। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज आपके हर केस में एड अप होते जाएंगे। इसके बाद जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें ये देखा था कि अगर हम यही सर्किट पैच करें, ये वाला सर्किट पैच कर लें या बेशक सिंपल रेक्टिफिकेशन वाला सादा सर्किट पैच कर लें, दोनों पैच कर सकते हैं। इसके आउटपुट पे हमने लोड वाली साइड पे एक पॉइंट इलेक्ट्रोड लगाया था और एक प्लेन इलेक्ट्रोड लगाया था। इलेक्ट्रोड याद है ना, पॉइंट इलेक्ट्रोड की शेप कैसी होती है, प्लेन इलेक्ट्रोड की शेप कैसी होती है? जी सर। अब पॉइंट इलेक्ट्रोड और प्लेन इलेक्ट्रोड लगाने का मकसद क्या है कि हमने इफेक्ट देखना है कि अगर हम डीसी वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, इसकी हम पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट करके लोड पर अप्लाई करें और नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट करके लोड पर अप्लाई करें। लोड क्या है हमारा, बेसिकली इंसुलेटिंग मीडियम है जो एयर है। इंसुलेटिंग मीडियम में ब्रेकडाउन हम चेक करना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ डीसी अप्लाई करें तो कितने वोल्टेज पर जाकर ब्रेकडाउन होगा, और नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो फिर कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा। जब एसी वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट हमने किया था तो उसमें कोई पोलैरिटी की हमने बात नहीं की थी, क्योंकि उसमें पोलैरिटी होती नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी तो उसमें होती नहीं है। लेकिन जब डीसी के ऊपर हम बात करते हैं, हमने ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन हमने मेजर करना है एसी पर भी और डीसी पर भी। एसी पर कोई पोलैरिटी की बात नहीं करते, उसमें तो सिंपल ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब डीसी की बात आती है तो पॉजिटिव पोलैरिटी की केस में आपको डिफरेंट इफेक्ट नज़र आता है और नेगेटिव पोलैरिटी की केस में आपको डिफरेंट इफेक्ट नज़र आता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट कैसे होती है, जो आपके डायोड्स लगे हुए हैं आपने सिंपली इसके एनोड और कैथोड को रिवर्स कर देना है। मींस कि इनकी पोजीशंस को रिवर्स कर देना है, D1 को भी उल्टा करके लगा देना है, D2 को भी उल्टा करके लगा देना है। जो दूसरे वाला सिंपल वाली रेक्टिफिकेशन थी उसमें भी जो डायोड लगा हुआ था उसको भी उल्टा करके लगा दें तो वो भी आपको नेगेटिव पोलैरिटी देने लग जाएगा। ठीक है, अब इससे हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, जब हमने पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई की, इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट इलेक्ट्रोड था इसके ऊपर पोटेंशियल क्या थी, हाई पोटेंशियल थी, और जो प्लेन इलेक्ट्रोड था ये ग्राउंड था, ये 0 वोल्ट पर था। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के साथ कनेक्टेड था। अब इसमें होगा क्या कि पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि फ्लैश ओवर हो जाएगा। अब वो फ्लैश ओवर जो हो रहा है पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में वो कम वोल्टेज के ऊपर होगा बनिस्बतन जब आप नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे। नेगेटिव पोलैरिटी से मुराद ये है कि आपने पॉइंट इलेक्ट्रोड को डीसी वोल्टेज के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और पॉजिटिव पोटेंशियल को आपने ग्राउंड किया हुआ है। अब उसमें क्या होगा कि जब आप फ्लैश ओवर मेजर करना चाहेंगे तो फ्लैश ओवर आपका ज़्यादा वोल्टेज पर जाकर होगा।
उसका मैं आपको क्या वजह है सर? वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपके साथ वो ग्राफ शेयर कर देता हूँ कि ग्राफ किस तरह का होता है इसका। अच्छा, ये जो आपको डायग्राम शो रही है, ये डायग्राम है सिंपल रेक्टिफिकेशन की। ठीक है, इसमें हमने 2 डायोड्स लगाए थे। इसकी रीज़न मैंने ये बताई थी कि 2 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों डायोड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी एक डायोड के ऊपर ज़्यादा कोई भी डायोड ओवर वोल्टेज पर काम ना कर रहा हो ताकि डैमेज ना हो। इसी तरह जो दूसरा एक पार्ट था इसका, इसमें भी हम अगर हमने नेगेटिव पोलैरिटी अचीव करनी है तो हम दोनों डायोड्स को उल्टे करके लगा देंगे, दोनों कैथोड और कैथोड को रिवर्स कर देंगे तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगी। इसी तरह जो सेकंड पार्ट था जो ग्रेनिचर वोल्टेज डबलर था, उसका मैंने आपको सर्किट एक्सप्लेन कर दिया। इसमें डायोड D1 D2 इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो इसमें भी नेगेटिव पोटेंशियल मिलने लग जाएगी। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म दिखाई हुई है और इसके साथ साथ बीच में एक डीसी वैल्यू दिखाई हुई है जो कि हर साइकिल के साथ उसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब होता यह है कि जो कैपेसिटर आपका मेन कैपेसिटर है जिसने चार्ज होना है और उसकी वैल्यू ने सेकेंडरी के वोल्टेज के साथ ऐड अप होना है, वो कैपेसिटर फ़ौरन से फुली वैल्यू तक नहीं चार्ज होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा चार्ज होने में। अब वो पहले साइकिल में उसने कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, अगले साइकिल में उस वैल्यू में कुछ मज़ीद एडिशन करेगा, उससे अगले साइकिल में उससे कुछ मज़ीद एडिशन करेगा, करते करते वो अपने पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगा। फिर आपको 2 टाइम्स वोल्टेज मिलेंगे। अगर इन बिटवीन अगर आप चेक करेंगे तो 2 टाइम्स से लेस वोल्टेज आपको मिलेंगे क्योंकि C1 के ऊपर जो वोल्टेज स्टोर है वो कम है। और जब उसको सीरीज़ में एडअप करेंगे तो आपको 2 टाइम्स नहीं मिलेंगे, वो कम वैल्यू मिलेगी। अब इसके साथ हमने जब अपना टेस्ट इक्विपमेंट, टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाया जो कि हमारा पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड है, तो हमने ये देखा कि जब आप पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं और नेगेटिव पोलैरिटी टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं? जी, फिर हम इसे टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं? हम टेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि जब हम इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन की ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर करेंगे तो अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ करते हैं तो क्या बिहेवियर शो होगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, और अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी के साथ करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, मतलब कि हम पॉजिटिव पोलैरिटी से करें तो फिर कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा और नेगेटिव पोलैरिटी से करेंगे तो फिर कितने वोल्टेज पर जाकर ब्रेकडाउन होगा। ये चीज़ बस हमने मेजर करनी है, दोनों का डिफरेंट इफेक्ट नज़र आएगा हमें। अच्छा, जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि उस केस में आपको ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कम मिलेंगी, और जब आप नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 20 मिलीमीटर का गैप रखा हुआ पॉइंट और इलेक्ट्रोड के बीच में, पॉइंट इलेक्ट्रोड और प्लेन इलेक्ट्रोड के बीच में, और आप पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 20 किलो वोल्ट्स पर जाकर आपका ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन यही गैप अगर आप नेगेटिव पोलैरिटी के केस में रखेंगे तो आपका ब्रेकडाउन जो होगा वो ऑलमोस्ट 30 किलो वोल्ट पर जाकर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखें, पॉजिटिव पोलैरिटी पे मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेकडाउन 28 किलो वोल्ट पर जाकर हो रहा है। लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी का केस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी पे वही स्पेसिंग रखते हुए आपका ब्रेकडाउन करीब करीब 60 किलो वोल्ट्स पर जाकर होगा। इसी तरह अगर आप 50 मिलीमीटर डिस्टेंस रखा हुआ है तो पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो तकरीबन 36-37 किलो वोल्ट पर जाकर हो रहा है, और नेगेटिव पोलैरिटी के केस में यही ब्रेकडाउन तकरीबन 90 किलो वोल्ट के करीब जाकर हो रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है, उस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में आपके पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रोड से ट्रैवल करेंगे और ग्राउंड की तरफ उसकी प्रोपेगेशन जो है वो ग्राउंड की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को प्लेन इलेक्ट्रोड की तरफ भेजेगा। और नेगेटिव सर पोलैरिटी, ये बात ये रिपीट कर दें। अच्छा,
देखें, ये जो डायग्राम आपको दिखाई हुई है, इसमें आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स दिखाए हुए हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ भी और नेगेटिव पोलैरिटी के साथ भी। ठीक है, तो जब नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई की हुई है पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देना है। जो दरमियान में एयर आयनाइज हो रही है, उस आयनाइजेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा। इतनी बात तो समझ आ रही है ना? जी। ठीक है, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। अब नेगेटिव पॉइंट के केस में, नेगेटिव पोलैरिटी के केस में, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके प्लेन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं और वो प्लेन इलेक्ट्रोड ग्राउंडेड है, तो ऑटोमेटिकली वो जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे ग्राउंड की तरफ फ्लो कर जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वो चार्जेस। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब करीब तो वो स्ट्रांग है, लेकिन प्लेन इलेक्ट्रोड के करीब करीब तो आयनाइजेशन ख़त्म होती जा रही है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो आपके इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो करने में जो डिस्चार्ज चैनल इतना स्ट्रांग क्रिएट नहीं हो रहा कि आपका करंट फ्लो कर सके। फिर आपको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज ज़्यादा देने पड़ते हैं ताकि आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो और ज़्यादा चैनल क्रिएट हो ताकि आपका करंट फ्लो कर सके। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं। सही, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो जिस जगह पे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे उस जगह पे फील्ड आपकी स्ट्रांग होगी, और जिस जगह पे पॉजिटिव आयंस, मतलब जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होते जा रहे हैं ना, जो वो अर्थ होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो फ्लो करके कहाँ जाएगी, पॉजिटिव साइड से ओरिजिनेट तो हो रही है लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट तो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो जो चैनल क्रिएट होने करंट के फ्लो का, वो चैनल, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो चैनल नैरो होगा। फिर आपको ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि वो चैनल क्रिएट हो और आपका करंट फ्लो हो सके। और जब आप पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई करते हैं पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो पॉजिटिव पोलैरिटी ने क्या करना है, इस डायग्राम में आपको ये शो हो रहा होगा पॉजिटिव साइंस, लेकिन असल में नेगेटिव साइंस है, यहाँ मिस्टेक है। पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब आपके पास नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस ने रिपेल होना है, वो अर्थ की तरफ, अर्थ इलेक्ट्रोड की तरफ जो कि प्लेन इलेक्ट्रोड है वो उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली नेगेटिव पोलैरिटी के केस में वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस केस में आपका जो डिस्चार्ज चैनल है वो बड़ा क्रिएट होगा और आपका जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वो आपको कम रिक्वायर्ड होगी। जी ये सर दोबारा बता दें सर ये चीज़। देखो, नेगेटिव पोलैरिटी वाला समझ आ गया? तो नहीं, नेगेटिव वाली बता दें सर। देखो, नेगेटिव वाले में ये हो रहा है कि आपके पास वो पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींच रहा है और नेगेटिव वाले को रिपेल कर रहा है, वो दूसरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है, यहाँ तक तो ये समझ आ गया ना? तो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं? ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ फ्लो कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है सर। ठीक है, तो अब जब आयनाइजेशन ही दरमियान में से इलेक्ट्रॉन्स ही आपने रिमूव कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जनरेट करनी है ताकि आपका करंट फ्लो हो, दरमियान में चैनल क्रिएट हो, तो फिर आपको ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ेंगे ताकि और ज़्यादा आयनाइजेशन हो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो, ताकि आप सर और स्पार्किंग फिर इससे ज़्यादा होगी? हाँ, इसमें फिर स्पार्किंग भी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो स्पार्किंग जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि नेगेटिव जो है वो ग्राउंड की तरफ मूव करेगा इस वजह से। हाँ, इस केस में नेगेटिव पोलैरिटी के केस में आपके जो फ्लैश ओवर हो रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो काफ़ी विजिबल होता है। सर वो इस वजह से क्योंकि जो नेगेटिव्स हैं वो ग्राउंड की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव उसका उससे ताल्लुक नहीं है कि स्पार्किंग स्ट्रांग होगी या नहीं होगी। स्पार्किंग स्ट्रांग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। और जब पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में आपके पास इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है,
ये इसमें जो चैनल क्रिएट हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें मतलब कि वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह से जाया नहीं होती आयनाइजेशन के इलेक्ट्रॉन्स के ग्राउंड होने की वजह से। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो चैनल है उसकी ग्रोथ बढ़ रही है कम होने के बजाय। इसमें आपका चैनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है। दूसरे वाले नेगेटिव के केस में आपका चैनल जो था वो वीक होता जा रहा था, फिर आपको ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पड़ रहे थे। जो पॉजिटिव के केस में आपका चैनल स्ट्रांग होता जाएगा जित और एक टाइम आएगा कि आपके पास चैनल इतना स्ट्रांग होगा कि आपके पास करंट फ्लो करने लग जाएगा। और इस केस में जो करंट होगा वो जो करंट हो रहा है जो फ्लैश ओवर हो रहा है वो कम वोल्टेज के ऊपर होगा, क्योंकि आपका जो चैनल है वो इतना क्रिएट हो चुका होगा कम वोल्टेज पर ही कि आपका फ्लैश ओवर हो जाएगा। इन्होंने नीचे ग्राफ दिए हुए हैं आपका, अगर इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस अगर आपका पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और अगर पॉइंट इलेक्ट्रोड से दूर होते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दोनों के केस में अगर आप देखें तो अगर आप पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब हैं, जो ए वाली डायग्राम है ये नेगेटिव पोलैरिटी के लिए है, पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, लेकिन जब जैसे जैसे आप उससे दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ठीक है। मीन्स कि जो प्लेन इलेक्ट्रोड होगा उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, फिर आपको ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ेंगे फ्लैश ओवर करवाने के लिए। और बी फिगर में अगर आप देखें तो इसमें बताया हुआ कि अगर आप पॉइंट इलेक्ट्रोड के करीब हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अगर आप दूर जा रहे हैं प्लेन इलेक्ट्रोड के करीब जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे ही आप ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई हुई है इससे क्रॉस करेंगे तो आपका वो मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम फील्ड है, इस पॉइंट पे आपका फ्लैश ओवर हो जाना चाहिए, मतलब इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपका फ्लैश ओवर हो जाए। और इनके ऊपर जो डायग्राम दी हुई हैं ये भी फ्लक्स की दी हुई हैं आपके पास। जो ए वाली है उसमें देखें जो रिक्वायर्ड लाइन है उससे नीचे फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और जो बी वाली लाइन में जो रिक्वायर्ड लाइन है उससे ऊपर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, एक्सेसिव फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो इसमें आपका चैनल ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, आपके आयनाइजेशन जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से चैनल आपका स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है। नेगेटिव पोलैरिटी के केस में आपका चैनल वीक होता जा रहा है, डिस्चार्ज चैनल इसको कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कुछ? हाँ जी सर जी। बासित अली। बासित। सर आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है बस। बासित आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रिप्लाई करो, माइक ओपन करो अपना। बासित रिप्लाई नहीं कर। फरहान हुसैन। जी सर। हेलो जी बताएं, आपको समझ आ रही है? हेलो जो भी जी जी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया समझ आ गई है इसकी? हेलो यस सर, थोड़ी थोड़ी आई है क्योंकि सर मैंने लेक्चर वो देखा नहीं था, तो ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। ज़्यादा तो नहीं आई लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है। लेक्चर देखना, जाके आज जाकर लेक्चर देख लेना तो बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वहाँ ठीक है सर्किट भी सर। एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके पीछे ठीक जो है सर। फिनोमेना हो रहा है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब इसका ये बता दूँ ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने वैसे उस लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है इसका यूज़, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो आपकी गाड़ियों में स्पार्क प्लग्स यूज़ होते हैं, जो बाइक्स में स्पार्क प्लग्स यूज़ होते हैं, उसके पीछे सेम यही फिनोमेना है। आपके पास एक
स्पार्क प्लग में एक टिप होती है सेंटर में और एक बॉडी होती है। वो जो टिप है वो आपके पास पॉइंट इलेक्ट्रोड कहलाता है और जो बॉडी है उसको आप प्लेन इलेक्ट्रोड समझ लें। आप पॉइंट इलेक्ट्रोड से प्लेन इलेक्ट्रोड की तरफ जब उसमें स्पार्क पैदा होगा तो फ्यूल में इग्निशन होती है, उसकी वजह से फ्यूल में इग्निशन होती है। अब पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी उनमें ये होता था कि जो पॉइंट इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर वो नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करते थे और जो प्लेन इलेक्ट्रोड था वो ग्राउंड होता था, उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल को ग्राउंड मीन्स के बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते थे और नेगेटिव टर्मिनल को पूरी वायरिंग उसमें कनेक्ट करते थे। जहाँ जहाँ पे उनको पॉजिटिव पोलैरिटी चाहिए होती थी वो बॉडी से कनेक्ट करके पॉजिटिव पोटेंशियल ले लेते थे। अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। उसमें जो नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का वो ग्राउंड कर देते हैं, जो बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो वायरिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पे उनको नेगेटिव कनेक्शन चाहिए होता है वो बॉडी से कनेक्शन ले लेते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो पुरानी गाड़ियों में कॉन्सेप्ट ये था कि एक चीज़ होती है गैल्वानिक कोरोजन, ये अब आपने जाके खुद पढ़ना है इस चीज़ को। उसमें होता ही है कि वो आपके आयंस के जिस तरह इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें आपका कोई बीच में लिक्विड कोई नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपके दरमियान में लिक्विड चाहिए होता है, लेकिन इसमें कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन ये मेटल्स के बीच में सेम इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस हो रहा है। आपके एक मेटल से दूसरे मेटल के दरमियान में आयंस की फ्लो की वजह से एक मेटल में कोरोजन हो रही है और दूसरे मेटल में वो आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, आपका एक मेटल से आयंस निकल रहे हैं दूसरे मेटल में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, एक मेटल से उसकी कोरोजन होने लग जाएगी और दूसरे मेटल में वो चीज़ डिपॉजिट होने लग जाएगी। जिस तरह कॉपर प्लेटिंग होती है, क्रोम प्लेटिंग होती है या गोल्ड प्लेटिंग होती है, वो ऐसे ही की जाती है। तो उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड करते हैं और पॉजिटिव पॉइंट से हम अपनी वायरिंग को कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या कि जो आपकी वायरिंग है उन सब में कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वायर्स डैमेज हो जाएंगी। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते थे कि पॉजिटिव पोलैरिटी बैटरी की गाड़ी की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते थे और नेगेटिव पोलैरिटी को वायरिंग में कनेक्ट कर देते थे। उससे फ़ायदा ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो कोरोजन हो रही है वो आपके बॉडी के उस टर्मिनल पे हो रही है, बाकी हर जगह पे आपकी जो वायरिंग है वो सेफ रहेगी, उसकी लाइफ जो है जो उसकी लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपकी जो कोरोजन हो रही है वो सिर्फ बॉडी पे आ रही है ना, तो वो बॉडी के ऊपर उसको रिपेयर किया जा सकता है, बजाय इसके कि हर एक वायर को निकाल के रिप्लेस किया जाए। उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है कि कौन सी वायर डैमेज हो गई है। लेकिन अब चूँकि जो वायर्स की क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, उनके ऊपर काफ़ी कोटिंग्स वगैरह की होती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो अब वो स्टैंडर्ड ये फॉलो करते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल को बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल को वायरिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपकी बॉडी में अगर कोरोजन होती है, इनके जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनमें जब बॉडी में कोरोजन होती थी तो अब चूँकि जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक लाइट है, ब्रेक लाइट है गाड़ी की, तो वहाँ पे जब उनको पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए होता था वो बॉडी के साथ कनेक्ट वहीं पर कर देते थे। अगर आपका बैटरी के साथ ही कोरोजन हो गई है बॉडी में तो एंड पर जाकर बैक लाइट के साथ आपका टर्मिनल वहाँ पर वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे, आपकी बैक लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सिंगल पॉइंट पे कोरोजन हो गई है तो पूरी की पूरी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर उन्होंने नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड करना शुरू कर दिया और पॉजिटिव पॉइंट को गाड़ियों बाकी वायरिंग में देना शुरू कर दिया। अब नेगेटिव पॉइंट में कोरोजन नहीं होती, को जो भी कोरोजन होनी है वो वायरिंग में होनी है, लेकिन वो वायर्स भी इतनी ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटी इतनी होती है कि वो बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती, ख़राब नहीं होती। अगर वो ख़राब होती भी हैं तो कोई एक इक्विपमेंट बीच में से काम करना छोड़ेगा, सारी की सारी वायरिंग डैमेज नहीं होगी, सारी के सारे इक्विपमेंट बंद नहीं होंगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये था कि जो स्पार्क प्लग के दरमियान में गैप सेटिंग्स होती हैं, जो स्पार्क प्लग में गैप होता है दरमियान में पॉइंट इलेक्ट्रोड और बॉडी के दरमियान में, तो नेगेटिव पोलैरिटी जब वो यूज़ कर रहे थे तो उनको ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ते थे वो स्पार्क पैदा करने के लिए, और अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वोल्टेज कम देने पड़ते हैं वही स्पार्क पैदा करने के लिए, इग्निशन करवाने के लिए। तो ये दो फ़र्क थे पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी में।
ये चीज़ कुछ समझ आई है आप लोगों को? बताएं मुझे, अगर इस चीज़ का कुछ ये कोई पल्ले पड़ी है तो बताएं। हाँ जी आई है सर। अब्दुल्ला, सर वालेकुम सलाम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं आपने शायद पहली बात फीड की हो, यानी कि ये मुझे बता दें नेगेटिव पोलैरिटी पे ब्रेक डाउन की जो हमारा वोल्टेज है वो ज़्यादा क्यों है, क्यों देर से ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह बता दें, दोबारा बता दें। यार ये अभी फिर सुन लेना दोबारा से, जब ये इंटरेक्टिव चलो सेशन ठीक है, अपलोड होगा तो सुन लेना। ओके सर, ओके सर, बता ओके देता हूँ, समरी बता देता हूँ। होता ये है कि नेगेटिव पोलैरिटी के केस में आपके पॉइंट इलेक्ट्रोड और प्लेन इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी वजह से आपका जो चैनल क्रिएट होना है करंट के फ्लो के लिए वो भी कम होता है। लेकिन पॉजिटिव पोलैरिटी के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, और उसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज चैनल है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो चैनल ज़्यादा वाइड क्रिएट होता है, तो आपके पास करंट का फ्लो इजीली हो जाता है उसमें। इसी वजह से पॉजिटिव पोलैरिटी में कम वोल्टेज अप्लाई करें तब फ्लैश ओवर हो जाता है, और नेगेटिव पोलैरिटी के केस में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है फ्लैश ओवर के लिए। ओके सर, ओके। बाकी सारी जो मैंने कहानी सुनाई है वो गाड़ियों की स्पार्क प्लग के रिलेटेड और वो कोरोजन वाली, वो चीज़ समझ आई है? जी जी सर, वो तो समझ आ रही थी, आप बता रहे थे कि पहले क्या यूज़ हो रहा है, अब क्या वो उसको बता रहे थे। ठीक है, वो लेक्चर में भी आपने काफ़ी उसको बताया था सर। अच्छा वो लेक्चर भी सुन लेना जाकर, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है, और उसमें जाके जब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में जाके देखोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किधर गायब हो भाई तुम? सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। कहाँ गायब हो सुबह से? सर आप यूनिवर्सिटी में? तकलीफ क्या हुआ था सर? मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, आप किधर हो? सुबह से मैं आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आप कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं। एक मिनट, ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, कोरोजन, गैल्वानिक कोरोजन का जो कॉन्सेप्ट है, या ये टेलीफोन लाइंस में भी यूज़ होता है। ये जितने भी आपके टेलीफोन लाइंस का पूरा नेटवर्क है ना, इसमें अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ होती है। -48 वोल्ट्स यूज़ होते हैं। वो नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करने का मकसद यही है कि क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है तो आपकी वायर्स में कोरोजन ना हो, वायर्स आपकी डैमेज ना हो। तो जो भी आपकी डैमेज होना है वो आपके उस जो ग्राउंडिंग है वहाँ पर डैमेज क्रिएट हो, तो वो तो इजीली एक सिंगल पॉइंट पे उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बहुत पूरे शहर में अगर आपकी वो कोरोजन होने लग जाती है, वायर्स आपकी डैमेज होने लग जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है उसको रिपेयर करना। तो ये टेलीफोन लाइंस का अगर आप स्टडी करेंगे तो ये भी नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करते हैं। सर इस लैब का फिजिकल डेमो होगा? नहीं समझ आई मुझे, हारिस दोबारा बताओ। सर आप फिजिकली दिखाएंगे ये एक्सपेरिमेंट करके हमें? इस एक्सपेरिमेंट की? ये लैब जो लैब नंबर 2 है। हाँ, ये जो मैंने डेमो वीडियो अपलोड की है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो आपके साथ शेयर की है मैंने, आज सुबह अपलोड कर दी है। चलो ठीक है सर। अब बाकी अब पूरी क्लास तकरीबन ऑनलाइन है, तो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे होगा कि जितने भी जो भी लेक्चर अपलोड होंगे, मैं लैब के 3 घंटे में से आधा टाइम आपके पास होगा, 1.5 घंटा आपके पास होगा, उसमें आप फुल लेक्चर वीडियो देखेंगे
और 1.5 घंटे के बाद जो अगला 1.5 घंटा होगा उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और उस टाइम पर आकर मुझे कोई बंदा आइंदा ये ना बोले कि उसने लेक्चर वीडियो नहीं देखी, ठीक है, और टाइम से ऑनलाइन आ जाया करें। ठीक है सर। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ऑफलाइन हो गए। ठीक है, जिन लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है वो अपनी अटेंडेंस लगा दें और लीव कर जाएं। बासित, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो लीव कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि अभी ये टाइम टेबल में ये लैब नहीं है, तो ये लैब का आपने कब बताया था कि इस टाइम पे होगी? यार पिछले वीक जब इंटरेक्टिव सेशन लिया था उसी में बता दिया था कि इस टाइम पर हम आइंदा से हाई वोल्टेज की लैब लिया करेंगे। सर वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है, कभी आवाज़ नहीं आती या डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो काइंडली सीआर को आप वो बता दें कि ये ग्रुप में बता दिया सीआर करें। को बताया था मैंने। सीआर ने पता नहीं उस टाइम पे सीआर को कहा भी था कि शेयर सर कर ये देना मैंने पूरी क्लास क्लास में। में बोल रहा है सर, ये यासिर जो है झूठ बोल रहा है, इसको बताया हुआ सर मैंने। बस ये आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें। आप ये आपस का आपका झगड़ा है। ठीक है सर। अब्दुल्ला, सुबह से आप कहाँ गायब थे? सुबह से मैं आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आप ना सर व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर के रहे लिए हो ना। सॉरी सर, इसके लिए पूछ रहा था, मैं यूनिवर्सिटी आपसे मिलने आना है सर, मुझे पूरी रात बुखार है 102 पे सर, इसलिए सर मेरी आंखें नहीं खुली, मैं अभी 11 बजे उठा हूँ सर, तो बस मुझे बुखार ही था। चलो ठीक है। अब ये जी सर व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर दिया एक लड़के ने। बस ये है कि आइंदा से जो भी मैसेज होगा वहाँ मैं डायरेक्टली उधर ही सेंड किया करूँगा मैसेज। ठीक है सर, ये बस भी अच्छा है, अच्छी सीआर बात को भी आप, बल्कि मुझे अभी तक इसने ऐड नहीं किया शायद। सर। मैं आप अभी लोग आपको आपस में देखें ना, वो ग्रुप बनाओ अपना और उसमें मुझे एडमिन बना दो और मैं उसमें वहाँ मैसेज सेंड कर दिया करूँगा जो भी क्योंकि गूगल क्लासरूम पे जो मैं अपलोड मैसेज जो भी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ वो तो आप लोग पता नहीं देखते भी हैं कि नहीं देखते, मैं यहाँ ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया करूँगा। बनाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, पूरी क्लास को ऐड कर लो उसमें। और वो सीनियर कौन है जिसका इशू आप बता रहे थे? जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना दें वो असल में वो सही रहेगा, क्योंकि असल में ऑनलाइन होता है तो कभी वो नहीं लैपटॉप अवेलेबल होता पास। तो अभी ये सीआर है, ये भी किधर किधर अपडेट देता रहे, तो आप वो खुद अपडेट कर दिया करें व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब मैसेज जो भी होगा मैं सर बस फॉरवर्ड कर दूंगा। सीनियर फिर एक है, वो हर सीनियर है, उससे इशू है सर। क्या नाम है? सर फहद।
उसकी कोई किस टाइम पर आ रही है उसकी क्लास दूसरी? सर वो उसकी ना माइक्रो की क्लास है वेडनेसडे पर ना, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की लैब लेना चाह रहे हो उधर, तो उस टाइम वो नहीं ले सकता, तो मतलब ये इशू है उसका, क्लैश आ रहा है। तो वो उस टाइम वो हाई वोल्टेज नहीं पड़ रहा? नहीं हाई वोल्टेज नहीं पड़ रहा सर। अच्छा, और उसके कितने घंटे का क्लैश आता है? सर वो उसका आता है पहले 2 घंटे का क्लैश। उसके उससे डिस्कस करो ना, उससे कहो कि जो हमारी टाइमिंग है उसमें से 2 घंटे का क्लैश आ रहा है, तो जो तीसरा घंटा है हम उसके उस टाइम पे अपना इंटरेक्टिव सेशन ले लेंगे। और वैसे भी कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत मतलब इंटरेक्टिव सेशन बहुत लंबा होना भी नहीं है, और देखने जो भी ठीक है काम है वो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देख कर ही करना है, और वो बहुत इजी काम है। ठीक है सर, मैं उससे बात कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके ठीक है, उससे बात करो, फिर मुझे बताओ कि जो थर्ड आवर है वो कौन सा है, मतलब शुरू में आता है, दरमियान में आता है, आखिर में आता है, जिस टाइम पे भी वो 1 घंटा अवेलेबल है उसके लिए हम उस टाइम पे अपना ठीक इंटरेक्टिव सेशन रख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके ना। चलो सही है, बाकी अगर लीव कर जाओ कुछ अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो। और ये बात सुनो, सही है, लास्ट थर्सडे वाले दिन जो क्लास हुई थी वो मैंने आपकी ऑन साइट ली थी, तो क्या आपने उसमें मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी थी? हाँ मैंने पिछले बार सबकी अटेंडेंस लगा दी थी। अब्दुल्ला बात सुनो जरा। सर वो शेयर चला गया सर, ये सीएन चला के मैं गया। प्रोग्राम डाउनलोड कर रहा था वो नहीं हो रहा था, वो आगे रिडायरेक्ट कर रहा था पेज। करें तो ना, मैं रीडायरेक्ट करें, वो डाउनलोड की ऑप्शन देगा आपको आगे। वो पता नहीं क्या था, नॉट फाउंड आ रहा था, इसको मेरे लगा शायद नहीं हो रहा आगे। अच्छा मैं उसको चले अपडेट कर देता हूँ, गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर दूंगा तो फिर इशू नहीं आएगा। सर वो ठीक रहेगा सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और ये बाकी लोग ऑनलाइन नहीं है, ये बात से तो मैं कब से इसका नाम बुला रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा। अब्दुल्ला, जैन, अब्दुल नमान, बस इनको बता देना कि मैंने इनके नाम नोट कर लिए हैं, और ये लोग जो है इनकी आज एब्सेंट लग रही है, क्योंकि ना ये रिप्लाई कर रहे हैं, ये ऑनलाइन होकर मीटिंग ना सुन ही नहीं रहे ये लोग, ना रिप्लाई कर रहे हैं। ओके सर। जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से? हाँ मैं ये कह रहा था, ये जो यासिर के अलावा ये जो 4 लोग हैं ना, अब्दुल नमान, जैन, अब्दुल्ला और बासित, इन जी चारों सर। को बता देना है कि इनकी आज एब्सेंट लग रही है। अब ठीक है, यासिर के अलावा अब्दुल नमान। मैं तुम्हें पिक्चर भेज देता हूँ, जैन, अब्दुल्ला, नुमान और बासित। ठीक है सर, मैं इनको कह देता हूँ। ये लोग मीटिंग ज्वाइन करके खुद कहीं और चले गए हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं, ना मीटिंग लीव कर रहे हैं, तो मैं इनकी जो है एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। इनको ठीक है बता सर, देना। ठीक है सर। अब्दुल्ला मैं दूसरे वाला अब्दुल्ला है, मैं तो नहीं हूँ सर। ठीक। अब्दुल नमान लीव कर गया, बाकियों को बता देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ सर। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।